कुछ एक झटके में ऐसे हुआ कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है और लापता लोगों की सही संख्या का अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा 100 के आसपास है, कुछ इसे 200 बता रहे हैं। 4 अक्टूबर की आधी रात को यह आपदा आई। इसकी शुरुआत एक ग्लेशियर झील के फटने से हुई। इससे नदी का बहाव तेज हो गया और रास्ते में आने वाला सब कुछ तबाह हो गया। इस बाढ़ में चुंगतांग शहर डूब गया। फिर इसने सिक्किम के सबसे बड़े बांध तीस्ता 3 को ध्वस्त कर दिया। इसके बांध के जलाशय से मिल जाने से नीचे वाले क्षेत्रों में भी भारी तबाही हो गई, जिससे 14 पुल ढह गए। नेशनल हाईवे 10 के कई हिस्से बह गए। कई क्षेत्रों तक पहुंचने का रास्ता अभी भी बंद है। जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है। सुनने में यह लगभग किसी भी बाढ़ से होने वाली तबाही जैसा ही लगेगा, लेकिन सिक्किम में जो कुछ हुआ उसमें फर्क है। इसकी चेतावनी काफी पहले ही दे दी गई थी। हम जानते थे कि आने वाले समय में ऐसी आपदा जरूर आएगी। सरकार और अधिकारी किस तरह वैज्ञानिक तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं, यह इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो हुआ वह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्राकृतिक विनाश है। आइए समझते हैं कि यह कैसे हुआ। इस छोटे से राज्य में प्रति वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से बांधों की संख्या सबसे अधिक है। बाढ़ से तबाह हुआ बांध तीस्ता नदी पर बने 30 बांधों में से एक था। इस आपदा को ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ बताया जा रहा है। ऐसा तब होता है जब झील की दीवारें पानी नहीं रोक पाती और अचानक यह पानी नीचे बह जाता है। यह साउथ लोनाक झील है। इसका निर्माण लोनाक ग्लेशियर के पिघलने से हुआ था। पिछले 30-40 सालों में ग्लेशियर पिघलने में तेजी आई है, जिससे इस झील के फटने की संभावना बढ़ गई थी। 2012 में सिक्किम सरकार द्वारा संचालित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के एक अध्ययन के अनुसार ग्लेशियर के पिघलने से झील का साइज लगभग दोगुना हो गया था। 2021 में जियोमॉर्फोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि तेजी से बदलते उच्च पर्वतीय वातावरण में इतने अधिक पानी की मात्रा से इस झील में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। Climate change is real, global warming is real. I think our glaciers are melting at a very high speed, and it is like 180 hectares of this. The glaciers, the scale of this glaciers was, according to the report, says that it is 180 hectares, which was which was drained out, and that has caused. Plus, not to forget that it was the 1200 megawatts, and that also have impacted the lower downstream. A lot of casualties and a lot of properties have lost. All the national highway 10 is totally washed out, and my region, I'm from Zongo. It's a reserve left to indigenous reserve area. The major two river has been washed out. The Zongo is cut off from rest of the world, and the Sikkim needs emergency attention from the central government. And I want to tell through this video that to have multiple dams coming up in Sikkim, I think the policy makers, the decision makers, the central government and state government need to rethink, restudy and review all this series of dams. यह खतरा इसलिए है क्योंकि हिमालय का यह क्षेत्र सबसे नाजुक है। इससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। सिक्किम को 2011 में विनाशकारी भूकंप का सामना करना पड़ा था। फिर भी सरकार ने बांध बनाने के बारे में सोचा। तीस्ता 3 बांध जो अब नहीं रहा, 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला राज्य का सबसे बड़ा बांध था। इसकी शुरुआत 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। भूकंप के कारण कुछ समय के लिए इसका काम रोकना पड़ा था, लेकिन सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया और 13,000 करोड़ भारी खर्च करके इसे पूरा किया, और यह बांध पहली बार भी नहीं झेल सका। The spillway capacity of this dam was 7,000 cubic meters per second, which possibly suggests that it was not designed to take care of the Glove. But the Glove was a known threat to this area. And these were known, we know the Glove as a threat for decades now. So the dam should have been designed, and particularly
a rock-filled concrete dam. This is a rock-filled concrete dam. It's not just a concrete dam. A rock-filled concrete dam is more vulnerable compared to a concrete dam. And rock-filled concrete dam needs to be even better designed in terms of spillway capacity and spillway maintenance. It seems it was not. And even as far as the maintenance of spillway gates are concerned, if it is not maintained properly, that's also the lookout of the Dam Safety Organization, including Central Water Commission. So there are a lot of serious questions being raised about the whole episode. भारत ने पहले भी हिमालय के क्षेत्रों में बाढ़ से ऐसी तबाही देखी है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी से लेकर 2021 में चमोली आपदा तक। हालांकि यह पहली ऐसी घटना है जिसने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित किया है। फिर भी सरकार बांध बनाने पर क्यों तुली हुई है? सरकार का कहना है अधिक बिजली उत्पादन के लिए, विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। लेकिन बांध बनाना कई लोगों के लिए एक बड़ा बिजनेस अवसर भी है। They are in the ambitious and madly and stupid idea saying that there is a potential of generating 8,000 megawatts of electricity in a small state like Sikkim. Basically, I think it's not about generating electricity. It's basically there is a lot of corruption that takes place in these kinds of projects. If I say that stage 3 is a failed project, okay, 1200 megawatts is a failed project because in 2005, according to techno-economic clearance, the cost project of 1200 megawatts in 2005 was rupees 5,705 crore. And this project was commissioned in 2017. By the time it was commissioned, the cost of this project went above 14,000 crore. So when people question why it went above 14,000 crore, they were saying that in 2011, not to forget that we had a massive earthquake in 2011, that has added their cost. When they knew this Sikkim lies in the most seismological area, why they have to build such dams in such a fragile area? So these are the things that we need to question to the government, even to the financial institution who is giving loans to these companies. स्थानीय लोग शुरू से ही तीस्ता 3 और उस क्षेत्र में अन्य बांधों के निर्माण का विरोध करते आए हैं। वहां की मूल लेप्चा जनजाति इस संघर्ष में सबसे आगे रही है। सुरंग खोदने से क्षेत्र में कई भूस्खलन हो रहे हैं, जिसने वहां के लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। आपदा वाले दिन तीस्ता नदी पर बने 5 बांध चालू थे और लगभग 12 बांध बन रहे थे। उनमें से कई अब बाढ़ के मलबे से भर गए हैं। इस सब का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने झेला है जिन्होंने अपने करीबियों को खोया और अपनी जिंदगी भर की संपत्ति को गंवा दिया। इस दुख से उभरने में उन्हें कई साल लगेंगे और जो नुकसान हुआ है उससे उभरने में तो उससे भी ज्यादा समय लगेगा। राज्य को भी इससे गंभीर क्षति पहुंची है। और तीस्ता 3 बांध का क्या जो अब नहीं रहा, और उन अन्य बांधों का क्या होगा जो अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तीस्ता 3 बांध परियोजना, जिसे पूरा होने में 20 साल लगे थे, पहले निजी कंपनियों से राज्य सरकार के पास गया और फिर सरकार और प्राइवेट साझेदारी से इसे पूरा किया गया था। हमारे सरकारी बैंकों ने भी इसमें खूब पैसा लगाया था। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सबने इसमें पैसा लगाया था। सिक्किम त्रासदी के और भी कई कारण हैं। विशाल सड़कों के निर्माण से लेकर पर्यटकों और उन्हें लाने ले जाने वाले वाहनों को अनुमति देना, इन सभी ने भी इस आपदा के हालात बनाए। बांध या अन्य स्रोतों से जितनी बिजली बनाने का हम सोचते हैं, ना तो वह आर्थिक स्तर पर संभव है और ना ही पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ। ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को इस आपदा का अंदाजा था, फिर भी इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। आने वाले समय में हमें बाढ़ या भूकंप से ज्यादा इसी बात से डरना चाहिए। हमारा पैसा हमारा हिसाब देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।